को हम लोग बोलते हैं ऊतक, और ऊतक के समूह को हम लोग बोलते हैं अंग, और अंगों के समूह को हम लोग बोलते हैं अंग तंत्र। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, कोशिका सबसे छोटी या सूक्ष्मतम इकाई है जीवों की। ठीक है, अगर कोशिका एक संरचना, किसी के शरीर में कोशिका नहीं है तो हम नहीं बोल सकते कि वो जीवित है या वो उसमें जान या जीवन था। तो सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। कोशिकाओं के समूह को हम लोग बोलते हैं ऊतक। कोशिका जो है समान कोशिकाओं का समूह भी हो सकता है और असमान कोशिकाओं का समूह भी हो सकता है। तो दोनों प्रकार के ऊतक होते हैं। और ऊतकों के समूह को हम लोग बोलते हैं अंग, और अंगों के अंग तंत्र के समूह को हम लोग बोलते हैं फिर क्या? हमारा शरीर। ठीक है, तो हमारे शरीर में बहुत प्रकार के अंग तंत्र पाए जाते हैं। उस अंग तंत्र में बहुत प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, और उन ऊतक में बहुत प्रकार की कोशिकाएं शामिल होती हैं। तो कोशिका क्या है? एक स्वतंत्र आत्मनिर्भर इकाई है। हमारा जो शरीर, पूरा शरीर मिलकर के जो काम करता है, जो जो जैविक क्रियाएं हमारे शरीर में होती हैं, वो सारी जैविक क्रियाएं हमारा कोशिका भी परफॉर्म कर रहा होता है। जैसे हम बोलते हैं कि हमारा शरीर शोषण करता है, तो कोशिका भी इंडिविजुअली, वो स्वतंत्र रूप से कोशिका भी शोषण करती है, कोशिकीय शोषण भी होता है। हमारा शरीर पाचन कर रहा है तो कोशिका भी पाचन करती है अपना इंडिविजुअली। हमारा शरीर उत्सर्जन करता है तो कोशिका भी उत्सर्जन करती है। हमारा शरीर वृद्धि कर रहा है तो कोशिका भी वृद्धि करती है। हमारा शरीर प्रजनन कर रहा है तो कोशिकाओं में भी प्रजनन होता है। तो एज एक बॉडी, एक कंप्लीट बॉडी, एक पूरे शरीर के रूप में हमारा शरीर जो जो कार्य करता है, वो सारे कार्य एक कोशिका भी अपने आप में एक सिंगल यूनिट में भी कर रही होती है। ठीक है, कैसे हम आगे देखेंगे। जैसे हमारे शरीर में अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग क्या पाए जाते हैं? अंग पाए जाते हैं। वैसे ही कोशिका में उसके कार्य को करने के लिए अलग अलग कोशिका के अंग पाए जाते हैं, जिसको हम लोग कोशिकांग बोलते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम लोग सबसे पहले कोशिका के स्ट्रक्चर देखते हैं। कोशिका का परिभाषा होता है तो सबसे बेसिक उसकी चीजें बोली जाती है कि कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। संरचनात्मक इसलिए कहा गया है कि हमारा पूरा शरीर, पूरा कंप्लीट बॉडी कोशिका से मिलकर बना हुआ है। हमारे स्किन, हमारे जो भी अंदर की मांसपेशियां है, हमारा हृदय, हमारा लिवर, किडनी, ठीक है, इवन हमारी हड्डियां, बोन, ठीक है, हड्डियां भी क्या है? कोशिकाओं से मिलकर बनी है, और वो भी जीवित है। कुछ लोगों को डाउट हो अगर कि हड्डी जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स है, कड़ा है इस वजह से, तो ऐसा नहीं है। कोशिका भी जीवित है, सॉरी, हड्डी भी जीवित है। आप जब पैदा हुए थे तब हमारी हड्डी बहुत छोटी थी, वो इतनी बड़ी नहीं थी, और धीरे धीरे उसमें भी वृद्धि हुई है। ठीक है, मतलब उसमें भी कोशिका है, वो भी कोशिका से मिलकर बनी है, और वो भी जीवित इकाई है हमारे शरीर की। तो पूरा हमारा शरीर, शरीर का हर अंग, हर पार्ट अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है। इसलिए कोशिका जो है वो जीवों की संरचनात्मक इकाई है, वो हमारे शरीर का संरचना बनाती है। दूसरा, कार्यात्मक इकाई। मैंने बोला अभी कि हम लोग जो जो काम करते हैं, हमारा शरीर जो जो ऐसे जैविक क्रियाएं करता है, कार्य करता है, वो हमारा कोशिका भी करता है, और उसी वजह से हमारा पूरा शरीर भी वो कार्य को कर पाता है। इसलिए हमारे शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है कौन? कोशिका। उसको हम लोग बोलते हैं सेल। सभी जीव एक या अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं। कुछ जीव एक कोशिकीय होते हैं, जो बहुत सूक्ष्म होते हैं, छोटे होते हैं, उनका पूरा शरीर सिर्फ एक कोशिका का बना होता है। और बहुत सारे ऐसे दूसरे जीव हैं जिनमें एक या एक से अधिक सी कोशिकाओं से मिलकर जो जब उनका शरीर बनता है, तब हम उनको बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय। अगर पूरा शरीर, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, आपने नाम सुना होगा, वो बहुत सूक्ष्म जीव है, हमको खुली आंखों से दिखाई भी नहीं देते हैं। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर हमें वो दिखाई देते हैं। तो उनका जो शरीर है वो एक कोशिकीय जीव होते हैं। पूरा संपूर्ण शरीर एक सिंगल कोशिका होती है, और वही उनका पूरा जीवन, मतलब एक पूरा शरीर होता है। तो अगर शरीर एक कोशिका से मिलकर बना है तो एक कोशिकीय जीव, शरीर एक से ज्यादा कोशिकाओं से मिलकर बना है तो उसको हम बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव। यह स्वयं भी सभी जीवन क्रियाएं करने में सक्षम है। एक कोशिका भी क्या है? पूरी क्रिया करने में सक्षम है। आपको स्क्रीन पर पे एक कोशिका का चित्र दिख रहा होगा, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ और इसको, ठीक है। इस कोशिका के हम लोग अलग अलग भाग देखेंगे, ठीक है। ये जनरली एक जंतु कोशिका है, पादप कोशिका नहीं है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि एक जंतु कोशिका है? बता सकते हैं कोई? अच्छा, आप लोग अभी रिप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे हम लोग अंतर में देखेंगे कि ये क्यों एक जंतु कोशिका। मैंने बोला क्योंकि इसमें देखिएगा कहीं भी कोशिका भित्ति दिखाई नहीं दे रही है, और दूसरा इसके अंदर पर पे कहीं भी हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट भी दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। इस वजह से ये क्या है? एक जंतु कोशिका है। ऊपर से ये राउंड शेप में है, गोलाई शेप में है। हमने इसको देखिए ऐसे काटा, एक ऊपर से काटा और एक बार बगल से काटा है, ठीक है। एक ऊपर से काटा, एक बगल से काटा है, इस वजह से ये कुछ ऐसे शेप में दिखाई दे रहा है।
अब आप देखेंगे कोशिका के सबसे बाहरी आवरण जो है वो एक कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली के अंदर पर पे बहुत सारे कोशिकांग है जो एक तरल पदार्थ है, तरल द्रव में, एक द्रव में डूबे हुए या वहां पर घुले मतलब जमे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे बाह्य आवरण जो कोशिका को एक आकृति प्रदान कर रही है उसको हम लोग बोलेंगे कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। उसके अंदर पर पे जो लिक्विड मटेरियल भरा हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे कोशिका द्रव्य। क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव्य। उस कोशिका द्रव्य में कोशिका के बहुत सारे अंग दिखाई दे रहे हैं आपको, जो कि आपका सेल मेम्ब्रेन, लाइसोसोम, केंद्रक, राइबोसोम और गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सूत्रकणिका जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये सारे जो दिखाई दे रहे हैं ये सब क्या है? कोशिका के छोटे छोटे अंग हैं जिनके अलग अलग कार्य हैं जो मैं आगे बताऊंगा आपको। बीच में एक और छोटा सा गोला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। वो बीच का जो गोला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो है केंद्रक, कोशिका का दिमाग। ठीक है, ब्रेन। उस केंद्रक के अंदर पर पे होती हैं गुणसूत्र, और गुणसूत्र के अंदर होते हैं हमारे आनुवांशिक जितने भी गुण हैं वो सब वहीं पर पे निहित होते हैं जीन्स के रूप में या डीएनए के रूप में। ठीक है, तो वो जो बीच में गोला वाला भाग है वो क्या है? केंद्रक, जिसको हम लोग कोशिका का दिमाग भी बोल सकते हैं, जहां पर हमारे सारे आनुवांशिक गुण। आनुवांशिक गुण क्या है? ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। आपके बहुत सारे कैरेक्टर आपके माँ बाप से मिलते जुलते होंगे, आपके भाई बहनों के लक्षण भी आपके माँ बाप से मिलते जुलते हैं, और वो जो कुछ कैरेक्टर आपके देखे होंगे आपके दादी दादा या नानी नाना से ही मिलते जुलते हैं, जो कि हो सकता है स्किन का कलर, बाल का कलर, बाल की लंबाई, ठीक है, आंखों का रंग, हाइट, हेल्थ, मोटापा, आवाज, दांत, नाक का साइज, नाक नक्शा जो हम लोग बोलते हैं, कान की आकृति, कुछ भी। वो जो सारे लक्षण जो हमें अपने माँ बाप से मिले हैं और उनसे मिलते जुलते हैं, वो सारे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं और हमें अपने पूर्वजों से मिलते हैं, उसे हम लोग कहते हैं अनुवांशिक लक्षण। वो अनुवांशिक लक्षण जो है इसी केंद्र के अंदर पाए जाने वाले गुणसूत्र और उस गुणसूत्र के अंदर पाए जाने वाले डीएनए के खंड, जिसको हम लोग बोलते हैं जीन्स। डीएनए का डेफिनेट खंड होता है, एक सेगमेंट, उस सेगमेंट पे कोडिंग होती है जिसके द्वारा वो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, और ये सबके अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसी वजह से हम लोग, आप लोग एक वो भी देखे होंगे, डीएनए टेस्ट भी आप लोगों ने सुना होगा कि वो किसी का माँ बाप है कि नहीं या किसी का कोई बच्चा है कि नहीं, वो टेस्ट करने के लिए डीएनए टेस्ट कराया जाता है, जिससे पता चलता है कि हाँ ये इसका असल संतान है कि नहीं है। ठीक है, कोशिका के मुख्य भाग में आप देखेंगे तो 3 भाग है जो मुख्य है। कोशिका झिल्ली यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे बाहरी आवरण, जीवित परत, अर्धपारगम्य सेमी परमिएबल, पदार्थों का आवागमन नियंत्रित करती है ये कोशिका झिल्ली। ठीक है, क्योंकि हमने बताया कि जो हम लोग खाना खाए थे उस दिन पाचन क्रिया में वो सब ब्लड के द्वारा सारी कोशिकाओं तक पहुंचेगा, तो कोशिका के अंदर कैसे जाएगा? इसलिए ऐसे जा पाएगा क्योंकि वहां से कोई चैनल या रास्ता हो गया, वो पारगम्य होगी तभी वो जा पाएगा। ठीक है, पारगम्यता भी 3-4 प्रकार की होती है, वो भी देख लीजिए। कोशिका झिल्ली की कैरेक्टर जरूर पूछता है, निम्न में से कौन से कोशिका झिल्ली के लक्षण है ये पूछेगा, तो उनमें से एक लक्षण, बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है, अर्धपारगम्यता। अब अर्धपारगम्यता, सेमी परमेबिलिटी क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये थोड़ा बहुत बड़ा क्लास है और मतलब डिटेल में समझाना पड़ता है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि अगर आप समझ पाए तो, और मैं कोशिश करूंगा कि बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा पाऊं। तो देखिए, आप घर में सब चाय बनाते हैं, बनाने आता है, आप लोग को नहीं आता तो भी मान लीजिए बनाने आता है। आपने चाय बनाया, तो चाय बनाने के टाइम पे क्या होती है, वहां हम लोग मेनली 2 चीज मिलाते हैं, एक होता है विलायक और दूसरा होता है विलेय। विलायक होता है जो अपने आप में घोरता है, जहां पानी है या दूध है वो क्या है? विलायक है। और विलेय क्या होगा? वहां जो जाकर के घुलेगा, शक्कर होगा या जो दूसरी चाय पत्ती है, ये सारी चीजें उसमें जाकर के पार्शली या पूरी रूप से घुलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे विलेय। तो विलायक और विलेय मिलकर बनाते हैं क्या? विलियन। ठीक है, अब उस विलियन को हमें छानना है। हम एक पन्नी से छानेंगे, पन्नी से छनाएगा? नहीं छनाएगा, ना विलायक आर पार जाएगा ना विलेय आर पार जाएगा। ठीक है, दूसरा हम क्या लेंगे? बड़ी वाली जाली लेंगे, जो मछली पकड़ने वाली जाली होती है, उसमें छानेंगे तो विलायक और विलेय मतलब चाय और चाय पत्ती दोनों ही नीचे चली जाएगी। हम मानकर चल रहे हैं कि जो चाय है वो विलायक रहा, जो चाय पत्ती है वो विलेय है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले जो जिसमें से दोनों आर पार नहीं जा पाया उसको हम लोग बोलेंगे अपारगम्य। जब हमने पन्नी से छाना तो ना ही चाय नीचे गई ना चाय पत्ती नीचे गई, तो जहां वो आर पार नहीं हुए उसको हम लोग बोलेंगे अपारगम्य। जब हमने बड़ी वाली छेदे वाली जाली से छाना, मछली पकड़ने वाली जो जाली होती है उससे, तो विलायक और विलेय दोनों आर पार चले गए, तो उसको हम लोग बोलेंगे पारगम्य या परमिएबल। और जब हम चाय की छन्नी लेते हैं, प्रॉपर डेफिनेट साइज वाली छेद वाली हम छन्नी लेते हैं और उससे छानते हैं,
तो देखिएगा, विलायक के अणु छोटे होते हैं, आर पार तो चले आते हैं, लेकिन जो विलेय के अणु है जो वो बड़े होते हैं, बल्क में साइज में बड़े होते हैं, वो रुक जाते हैं। तो जब वो विलायक को बस आने आने जाने देगा आर पार, विलेय को नहीं जाने देगा, ठीक है, तब हम उसको बोलेंगे अर्ध पारगम्य या सेमी परमिएबल, जो एक चीज को तो जाने देगा लेकिन दूसरी चीजों को जाने नहीं देगा। ठीक है, और एक होती है चयनात्मक पारगम्यता, जो चयन करती है, वो कभी कभी विलायक को जाने से रोक देगी लेकिन विलेय को जाने दे देगी। तो चयनात्मक पारगम्यता है, वो भी कभी कभी प्रदर्शित करती है, लेकिन उस पर नहीं जाना है। अर्ध पारगम्य से आप समझिए कि सिर्फ विलायक को जाने देगी, विलेय को जाने नहीं देगी, ये इसका करेक्टर है। फिर है दूसरा, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म झिल्ली और केंद्रक के बीच का भाग। झिल्ली मतलब कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच का भाग, जहां सभी कोशिकांग पाए जाते हैं, उस पूरे क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव्य। ठीक है, फिर तीसरा है केंद्रक, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है, डीएनए और क्रोमोसोम उपस्थित होते हैं, अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है, जो मैं पहले ही सबको समझा चुका हूं। ठीक है, डीएनए क्रोमोसोम समझ रहे हैं सब कोई। फिर हम लोग आते थोड़ा सा ऐतिहासिक सफर में कोशिका का। कोशिका का ऐतिहासिक सफर हम लोग स्टार्ट करते हैं उसके खोज से। ठीक है, तो इसकी खोज भी बहुत इंटरेस्टिंग वे में हुई थी, और इसमें से क्वेश्चन आते हैं और इस साल भी आने के बहुत चांसेस हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा इसको। 1665 में रॉबर्ट हुक नाम का एक साइंटिस्ट था, जिसने अपने खुद के बनाए माइक्रोस्कोप के अंदर नीचे पर पे एक कॉर्क का टुकड़ा रखा। कॉर्क मतलब लकड़ी। देखिए, साइंस में ना सारे जितने भी खोज हैं वो सब धोखे से ही हुए हैं, बाय मिस्टेक हुए हैं। उसको कोई ऐसा खोजना नहीं चाह रहा होता है, लेकिन वो बस कर कुछ और रहते हैं, हो कुछ और रहता है, ऐसे तरीके से उनकी खोज होती है। ठीक है, तो वो क्या कर रहे थे, बना माइक्रोस्कोप में वो जो कॉर्क होता है, लकड़ी का टुकड़ा, पहले पुराने कांच के जो बॉटल होते थे उनमें ढक्कन लगाने के लिए कॉर्क का उपयोग किया जाता था, जो सॉफ्ट वाली लकड़ी होती है। उसको बारीक 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 काट लेते, और फिर काटने के बाद उनको क्या सूझा, अपने माइक्रोस्कोप के नीचे उन्होंने रखा और देखा, तो उनको वहां पर पे हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर दिखाई दिया। मतलब कि वो जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें से षटकोण षटकोण वाले छेद होते हैं ना, ऐसे ही कुछ खाली जगह दिखाई दिया, खाली जगह। ठीक है, उसको उन्होंने नाम दिया सेल। सेल मतलब होता है एक कमरा या खाली जगह, कमरा बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की। कोशिका जो खोजी गई वो कैसी कोशिका थी, प्लांट कोशिका थी, पादप कोशिका थी, क्योंकि लकड़ी जो से ही कॉर्क बनता है, और दूसरा वो मृत कोशिका थी। ठीक है, मृत मतलब कि पहले उसमें जीवन था लकड़ी में, अब वो तोड़ दिया गया, तो वो मृत कोशिका थी, उसको नाम दिया उन्होंने सेल। ये नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा सबसे पहले जीवित कोशिका किसने खोजी, ठीक है, या जंतु कोशिका की खोज किसने की, तब यहां पर आकर आपको आंसर देना है एंटोन वॉन लीवेनहॉक। इन्होंने 1674 में, लगभग 9 साल बाद या 10 साल बाद, ठीक है, खुद के एक थोड़ा और भी विकसित किए हुए माइक्रोस्कोप से, अब 10 साल में थोड़ा माइक्रोस्कोप थोड़ा और विकसित हो गया, तो खुद के विकसित किए हुए माइक्रोस्कोप से जो वर्षा की बूंदें जो जमा होती है ना, एक मिनट, मेरे डॉग परेशान कर रहे हैं, मैं 1 मिनट में आ रहा हूं ना। हाँ, आ गया, सॉरी। तो लगभग 9 साल बाद, कोशिका की खोज के 9 साल बाद, ठीक है, एंटोन वॉन लीवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट ने जो वर्षा के जो जल बूंदे होती है उनको ऐसे स्लाइड में ड्रॉप वाइज रखा और माइक्रोस्कोप के नीचे ऐसे देख रहा था खाली वो, ये भी धोखे से ही। वहां उनको कुछ ऐसे चलती हुई संरचना दिखाई दी, ठीक है ना, मूव करती हुई। तो उन्होंने फिर उसको और भी स्टडी किया और देखा कि ये क्या थी, जीवित कोशिकाएं थी, एक कोश की जीव थे जिसको उन्होंने देखा था, फाइटोप्लैंक्टॉन्स एंड जूप्लैंक्टॉन्स। तो इस वजह से जंतु कोशिका की खोज और जीवित कोशिका की खोज का श्रेय जाता है एंटोन वॉन लीवेनहॉक को, एवी ल्यूवेनहॉक। ठीक है, पहली बार जीवित कोशिकाओं का अवलोकन किया। तो पहले कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने 1665 में। लेकिन जीवित कोशिका की खोज या जंतु कोशिका की खोज अगर क्वेश्चन आता है घुमा करके आपको, तो उसमें आपको लिखना है एवी ल्यूवेनहॉक 1674। ठीक है, उसके बाद
ये बहुत इंपॉर्टेंट अगला जो टॉपिक मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। कोशिका तो खोज हो गई, लेकिन 200 साल तक किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया उसके बाद से उसके अंदर के स्ट्रक्चर पर पे सारी चीजों पर पे। फिर एक रॉबर्ट बॉम नाम के साइंटिस्ट आया 1820 समथिंग में, उन्होंने कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज की लगभग 200 साल बाद, समझ रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट आए, तब तक के माइक्रोस्कोप भी और डेवलप हो गया था, हम लोग और बड़ा करके चीजों को देख सकते थे। तो कोशिका के अंदर उन्होंने केंद्रक की खोज की, ठीक है। फिर जब हमें लगभग कोशिका के स्ट्रक्चर समझ में आ गया था, उसके बाद 1838 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैथियास स्लीडन, और लगभग उसी समय पर पे 1839 में थियोडोर स्वान नाम के साइंटिस्ट थे, ठीक है। दोनों ही जर्मन साइंटिस्ट थे। जो मैथियास स्लीडन थे वो जर्मन बॉटनिस्ट थे, और जो थियोडोर स्वान थे वो जर्मन जूलॉजिस्ट थे। कहीं जर्मन लिखा है, कहीं ब्रिटिश भी लिख करके मिलता है हम लोग को। ये इंग्लैंड के थे, कोई बोलता है जर्मनी के थे। तो स्लीडन एंड स्वान इसका आप सरनेम याद रखिएगा, और ऐसे ही हम लोग इसको याद रखते हैं, स्लीडन एंड स्वान। स्लीडन बॉटनिस्ट थे, मतलब कि वनस्पति शास्त्री थे, और स्वान जो थे वो जंतु शास्त्री थे, वो जंतुओं पर अपना रिसर्च करते थे, ठीक है। लगभग सेम टाइम पर पे दोनों ने ही अपने अपने लैब में रिसर्च किया, और ये कंक्लूजन दिया, इस रिजल्ट पर पे आए कि स्लीडन ने बोला कि सारे जितने भी पौधे हैं उनका पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। ये किसने बताया सबसे पहले हमको? कौन बताया? स्लीडन ने, कि सभी पौधों का शरीर जो है वो किससे मिलकर बना होता है? कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और लगभग उसी टाइम पर पे 1 साल के अंतर में उनका भी रिजल्ट आया, थियोडोर स्वान का। उन्होंने जंतुओं पर अपना रिसर्च किया और बोला कि सभी जंतुओं का शरीर और पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो एक ने बोला प्लांट के केस में कि सारे प्लांट जो है वो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, दूसरे ने एनिमल के केस में, जंतु के केस में बोला कि सभी जंतु भी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो इस आधार पर हमारा जो एक कोशिका थ्योरी का निर्माण हुआ, जिसको सेल थ्योरी का निर्माण, जिसको हम लोग बोलते हैं कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत के 3 पॉइंट है। 3 पॉइंट में जो पहला पॉइंट है कि नीचे दिया हुआ है यहाँ पर पे, सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। अब सभी जीव मतलब कि जीवों को हम लोग अभी तक के 2 ही आधार पर बांट रहे हैं, एक होते हैं पेड़ पौधे, दूसरे होते हैं जंतु। तो दोनों ने मिलकर बता दिया कि पेड़ पौधे भी कोशिका से बने हैं और जंतु भी कोशिका से बने हैं। तो कोशिका सिद्धांत का पहला पॉइंट यहां से निकल करके आता है कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं या कोशिकाओं से बने हैं। किसने बताया? स्लीडन एंड स्वान ने। फिर इन्होंने थ्योरी कलेक्टिवली दिया कि कोशिका जीवन की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, क्योंकि जब पूरा शरीर ही कोशिकाओं से बना है, ठीक है, तो जो जो हमारा शरीर कार्य करता है वो कोशिका ही कार्य करती है, और इसी वजह से हम अपने इस कोशिका को क्या बोल सकते हैं? जीवन की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई, ठीक है। ये दो तो हो गए, लेकिन उसके बाद इसमें जो तीसरा पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको जोड़ा ऐड किया बाद में। एक 1855 में एक और साइंटिस्ट था जिनका नाम था रुडोल्फ वर्चॉव। ये भी जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में, उससे पहले माना जाता था कि कोशिकाएं जो है, जीव जो है, वो भगवान पैदा करते हैं या अचानक से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। और ऐसे करके बहुत सारे अलग अलग थ्योरी चल रही थी, तो उन्होंने इस पर रिसर्च किया अपना, और रिसर्च करके एक कंक्लूजन पेश किया, जिसमें उन्होंने बताया कि सारी कोशिकाएं पूर्व में उपस्थित कोशिकाओं से ही निर्मित होती है, अचानक से कोई कोशिका नहीं बन सकती, ठीक है। इनकी कंक्लूजन से पहले उस समय एक बहुत पॉपुलर थ्योरी थी, एक सिद्धांत आया था जिसमें बताया गया था कि अगर आप अपने पसीने से भीगे शर्ट को कबर्ड में 7 दिन के लिए रख देंगे तो उससे एक चूहा पैदा होता है, ठीक है। एक साइंटिस्ट ने ऐसा किया, उन्होंने 2 बार 3 बार किया, और उसको सिद्धांत बनाकर पेश कर दिया कि भीगे हुए पसीने से भीगे हुए शर्ट को कबर्ड में रखने पर उसमें से चूहा पैदा होता है। और 2-3 साइंटिस्ट आए, उन्होंने भी ऐसा करके देखा, और लकीली उनके साथ भी ऐसा हुआ कि वहां से एक चूहा निकल आया। तो ऐसी ही उनकी थ्योरी बन गई, ठीक है। फिर बाद में ये क्योंकि लॉजिकल लग नहीं रहा था, बहुत सारे साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, तो रुडोल्फ वर्चॉव ने भी इस पर रिसर्च किया, और बहुत सारे ट्यूब में उन्होंने, टेस्ट ट्यूब में मांस का टुकड़ा रख करके गर्म करके रखा, एक में पानी डालकर रखा, उबाल कर रखा, मुंह को ढक कर रखा। वो वाला एक्सपेरिमेंट है, उस पर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें बस ये जानना है कि जो इसने जो लाइन दी, उसने बताया कि कोई भी कोशिका या जीव अचानक से उत्पन्न नहीं हो सकता, वो अपने पूर्व में उपस्थित कोशिका या जीव से ही पैदा हुआ है, या उनके विकास के क्रम में उनसे पैदा होकर थोड़ा उनसे बदल गया है। अचानक से कभी कभी होता है, ये अचानक भी बदलाव आते हैं उत्परिवर्तन के कारण, या विकास के क्रम में ये धीरे धीरे भी बदलाव आते हैं। तो दोनों तरीके से अगर कोई नए जीव बन रहे हैं, तो वो नए जीव भी अपने किसी पुराने पूर्वज से ही डेवलप होकर बन के आए। जैसे हम लोग को बोला जाता है कि हम लोग मंकी से, बंदर से
विकास करके हमने इंसान का रूप पाया है। ठीक है, तो ऐसे ही सबसे पहले जब धरती आग की गोला रही होगी, ठीक है, जब एसिड की नदियां थी, यहाँ ऑक्सीजन नहीं था, सबसे पहले कोई एक कोश की जीव बना होगा, उससे बहुकोश की जीव बने होंगे, और धीरे 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 बढ़ते बढ़ते विकास के क्रम में हमारा अभी तक विकास हुआ है। ठीक है, हमारे पहले आदि मानव थे और आदि मानव से हम लोग अभी तक बने हैं। तो ये जो तीसरी थ्योरी थी कि सारे जीव जो है वो पूर्व में उपस्थित कोशिका या जीव से बनते हैं, ये जो लाइन जोड़ा था उन्होंने कौन जोड़ा था? रुडोल्फ वर्चाउ ने। तो कोशिका थ्योरी को जनरली अगर आपको क्वेश्चन में आता है कि कोशिका थ्योरी या कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो आप लिखेंगे स्लीडन एंड स्वान, अगर सिर्फ स्लीडन एंड स्वान का ऑप्शन दिया है तो। लेकिन अगर ऑप्शन दिया है स्लीडन एंड स्वान और वर्चाउ या रुडोल्फ वर्चाउ, तो स्लीडन एंड स्वान और वर्चाउ ये ज्यादा बेहतर आंसर है, आपको ये लगाना है। और ये हुआ है एक बार पर पे, कभी सिर्फ स्लीडन एंड स्वान पूछता है और कभी बोलता है स्लीडन एंड स्वान एंड वर्चाउ। तो कोशिका थ्योरी बिना वर्चाउ के कंप्लीट नहीं है। कोशिका थ्योरी की जो 3 पार्ट है, तीसरा पार्ट वर्चाउ ने दिया था, इसलिए स्लेडन एंड स्वान एंड वर्चाउ तीनों मिलाकर कोशिका सिद्धांत का उनको श्रेय दिया जाता है। ठीक है, कोशिका सिद्धांत के 3 जो घटक हैं वो पढ़ लीजिए। आपको ये भी पूछता है कि इनमें से कौन सा घटक कोशिका सिद्धांत का नहीं है, तो 3 थ्योरी आपके 3 लाइन आपके सामने दिया हुआ है, चौथा लाइन कुछ भी इसके अलावा देगा तो वो आपके कोशिका सिद्धांत का नहीं है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो पहला कोशिका सिद्धांत का पहला अभिगृहित क्या बोलता है? सभी जीव पेड़ पौधे और जंतु, सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं, पहला। दूसरा, कोशिका जीवन की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, जो हमारे परिभाषा में भी यही बोला गया था। ठीक है। तीसरा, प्रत्येक नई कोशिका पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती है। ये 3 जो है कोशिका सिद्धांत के सेल थ्योरी के अभिगृहित है। ठीक है, ये तीनों जो सिद्धांत है किस किस साइंटिस्ट ने दिया था? स्लीडन, स्वान एंड वर्चाउ। ठीक है, रुडोल्फ वर्चाउ। तो ये याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये पूछता है। अब हम मुख्य जो उनकी बनावट या संरचना है उस आधार पर देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, सॉरी, कोशिका के प्रकार देखेंगे। तो कोशिका मुख्यतः 2 प्रकार की होगी, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का नाम से ही क्लियर है, प्रो मतलब होता है प्राथमिक प्रकार का या प्रीमिटिव, ठीक है, एकदम पुराने प्रकार का। और कैरियन मतलब कैरियोटिक का जो शब्द है, मूल शब्द वो है कैरियन। कैरियन मतलब होता है केंद्रक, न्यूक्लियस। तो ऐसी कोशिकाएं जिनमें प्राथमिक प्रकार की, प्रिमिटिव प्रकार की या निम्न प्रकार के न्यूक्लियस या केंद्रक पाए जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। दूसरा है यूकैरियोटिक। यू मतलब होता है ट्रू, सत्य या विकसित प्रकार का, और कैरियन मतलब होता है केंद्रक। तो जिनमें ट्रू, विकसित या डेवलप्ड टाइप का केंद्रक पाया जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक। एक बहुत बड़ा मिथ है या मिसकॉन्सेप्ट है कि प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं पाया जाता, यूकैरियोटिक में केंद्रक पाया जाता है। बहुत गलत स्टेटमेंट है। प्राथमिक प्रकार के में भी, प्रोकैरियोटिक में भी केंद्रक पाया जाता है, लेकिन वो विकसित प्रकार का नहीं होता है, वो अधूरा होता है। ठीक है, और यूकैरियोटिक में केंद्रक जो है विकसित प्रकार का होता है। अधूरा कैसा हुआ कि उसमें केंद्रक मतलब केंद्रक झिल्ली होगा, उसके अंदर पर पे वही मैंने बताया था आपको, गुणसूत्र और डीएनए होंगे। ठीक है, तो प्राथमिक प्रकार में क्या होता, यूकैरियोटिक में क्या होता है, विकसित प्रकार में एक पूरा अच्छा से मस्त झिल्ली होगा, बीच में गोलाई आकार में, उसको हम लोग केंद्रक झिल्ली बोलेंगे। उस केंद्रक झिल्ली के अंदर पर पे गुणसूत्र पाए जाएंगे, उसमें डीएनए होंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा पाया जा रहा है तो वो यूकैरियोटिक है। लेकिन अगर अंदर में कोशिका के अंदर पर पे केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जा रही है और वो जो डीएनए था, वो जो आपका गुणसूत्र था, वो कोशिका द्रव्य में ही माइटोकॉन्ड्रियन, बाकी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाएगा, मतलब दूसरे कोशिकाओं के साथ ऐसे फैला हुआ अवस्था में रहेगा। मतलब एक सुनिश्चित केंद्रक नहीं होगा जो कोशिका झिल्ली से, केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ हो। तो ऐसे केंद्रक हम लोग प्राथमिक प्रकार का बोलेंगे या प्रोकैरियोटिक बोलेंगे। तो प्रोकैरियोटिक में क्या नहीं पाया जाता है? तो केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। केंद्रक नहीं पाया जाता है, गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है और यूकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली पाया जाता है। उसकी वजह से वो एक डेफिनेट साइज और शेप में होता है और सुव्यवस्थित रूप से बीच में पाया जाता है। ठीक है, ये था पहला अंतर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। आप देख भी रहे हैं चित्र में कि प्रोकैरियोटिक में जो आपका डीएनए मटेरियल है वैसे पूरा फैला हुआ है और यूकैरियोटिक में वो व्यवस्थित रूप से बीच में एक जगह पर पे है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं इसका जो अंतर था। केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, डीएनए बिखरा रहता है। ठीक है, केंद्रक के रूप में, इसमें स्पष्ट केंद्रक होता है। कोशिकांग, प्रोकैरियोटिक में झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होते हैं, कोई भी कोशिकांग नहीं पाया जाता है एक्सेप्ट वन, सिर्फ एक कोशिकांग पाया जाएगा, उसका नाम है राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम क्योंकि एक ही झिल्ली युक्त है। लेकिन इसमें भी
प्रोकैरियोटिक में 70s प्रकार का होगा और यूकैरियोटिक में 80s प्रकार का होगा। बाकी सारे कोशिकांग यूकैरियोटिक में पाए जाएंगे। अगर आपको चित्र दिखा के बोला जाए कि ये कौन सा कोशिका पहचानिए, अगर आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, गोल्गी बॉडी दिख रहा है, दूसरे सारे कोशिकांग दिखाई दे रहे हैं, तो वो डेफिनेटली क्या है, एक प्रकार का प्रोकैरियोटिक कोशिका है। अगर सिर्फ राइबोसोम और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, केंद्रक भी फैला हुआ ऐसा रैंडम सा है, तो वो कैसा है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है। आकार में प्रोकैरियोटिक बहुत छोटे होते हैं, बहुत ज्यादा ही छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक से भी अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते हैं, और यूकैरियोटिक थोड़ा उनसे कंपैरिजन में बड़ा होता है। ठीक है, बड़े कोशिका बहुत बड़े भी हो सकते हैं। सबसे बड़ी कोशिका आपको पता है कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। वेरी गुड, शायद किसी ने मन में बोला, मैं सुन लिया। ठीक है, बाकियों को नहीं पता था। तो सबसे बड़ा जो है मुर्गी का अंडा भी जो होता है वो एक अपने आप में एक कोशिका है, एक सिंगल कोशिका है जो मुर्गी का अंडा है। तो जो अंडा है सबसे बड़ा साइज में शुतुरमुर्ग का होता है, इसलिए सबसे बड़ी कोशिका हम मानते हैं यह है भी, वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, ऑस्ट्रिच एग, लार्जेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल होती है आपकी नर तंत्रिका तंत्र होती है, सबसे लंबी कोशिका, वो भी जिराफ के गर्दन की जो तंत्रिका कोशिका होती है लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। ठीक है, 1.5 से 2.5 मीटर भी होती है। तो सबसे लंबी कोशिका अगर पूछेगा तो लिखेंगे आप तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल, जिराफ के गर्दन में पाई जाती है। सबसे बड़ी जो कोशिका है वो है आपका एग ऑफ ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका अगर आपको पूछ रहा है स्पेसिफाई करके, अगर पादप कोशिका पूछ रहा है, नॉर्मली पूछे तो आप माइकोप्लाज्मा लिख सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक और कैटेगरी माइकोप्लाज्मा की एक टाइप है, वो है पीपीएलओ। पी फॉर पैरेट, पी फॉर पैरेट, एल फॉर लायन, ओ फॉर आउल। ठीक है ना, पीपीएलओ सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा, या माइकोप्लाज्मा क्या ही एक टाइप है, या उससे भी छोटा अगर हम बोलेंगे स्पेसिफाई करके तो है पीपीएलओ। उसका फुल फॉर्म है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, न्यूमोनिया की स्पेलिंग पी से स्टार्ट होती है, इसलिए प्लूरो का पी, न्यूमोनिया का पी, लाइक का एल, ऑर्गेनिज्म का ओ, पीपीएलओ सबसे छोटी कोशिका है। ये आपको जनरली ऐसे क्वेश्चन में नहीं पूछेगा कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, लेकिन ये सही जोड़ी के फॉर्म में जरूर दे सकता है। ठीक है, सबसे लंबी कोशिका, छोटी कोशिका, बड़ी कोशिका, ऐसे करके, और आपको ये सही जोड़ी ए का 2, बी का 3 ऐसे मिलाना पड़ता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, उदाहरण हम देखेंगे, प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, यूकैरियोटिक में पौधे, जंतु, कवक, प्रोटिस्टा, जो भी आप खुली आंखों से जो भी जीव जंतु देख रहे हो वो सारे क्या है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा उनके सारे कोशिकांग के बारे में, सॉरी, और कोशिकांग के कार्यों के बारे में कि कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं, उनका काम क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहला है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ये दिख रहा होगा आपको माइटोकॉन्ड्रिया में, थोड़ा और जूम कर देता हूं। देखो ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, बाहरी झिल्ली जो है नॉर्मल गोल है और अंदर की झिल्ली थोड़ी ज्यादा बड़ी, इसलिए वैसे फोल्डेड फॉर्म में हो गई है, तो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, यहीं पर पे कोशिकीय श्वसन होता है। मैंने थोड़ी देर पहले बोला ना कि कोशिका भी श्वसन करती है, तो यहीं पर पे कोशिकीय श्वसन होता है। सॉरी, एक कॉल आया था इसलिए लीव हो गया था, फिर से शेयर कर रहा हूं। अभी आपको दिखाई दे रहा है, स्क्रीन शेयरिंग दिखाई दे रही है मेरी? ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कोशिकांग में बात कर रहा था माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बोलते हैं ऊर्जा गृह या पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर पे ही वो जो हम भोज्य पदार्थ खाए होते हैं पाचन की क्रिया से जाते हैं, यहाँ पर पे आगे पढ़ाऊंगा मैं अभी पाचन भी, तो वो जो यहाँ आते हैं ना, यहाँ उस भोजन को तोड़ करके उनसे ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। जो एटीपी आपके शरीर में बनता है, एटीपी क्या है, ऊर्जा की करेंसी है। जैसे हम लोग को कुछ सामान लेना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पैसे खर्चा करते हैं, पैसे देते हैं, तो उससे बदले हमको सामान मिलती है। वैसे ही हमारे शरीर को अगर ऊर्जा चाहिए होता है तो यही एटीपी को खर्चा करते हैं हम लोग। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है। इस एटीपी को हम लोग तोड़ते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को तोड़ते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में, और एक जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होता है वही हमारा ऊर्जा होता है जिससे हमारा शरीर काम कर पाता है। तो इस एटीपी का निर्माण कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका गृह, सॉरी
ऊर्जा गृह। दूसरा है हमारा राइबोसोम। राइबोसोम जो है आप देख पा रहे होंगे चित्र में कि वो एक और ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जो एक नलिका जैसे आकृति उसके ऊपर चिपका हुआ है, छोटा कोशिकांग है। ये जनरली इसका काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। ठीक है, ये दो प्रकार की होती हैं। ये जो पाइप जैसे स्ट्रक्चर है, इसमें हम लोग जा रहे हैं, अगले नीचे वाले पार्ट में आएंगे। ठीक है, राइबोसोम का काम क्या है? यही एकमात्र कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है, लेकिन वो कम विकसित होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं 70s प्रकार का। और इसमें थोड़ा विकसित वाला होता है, इसको हम लोग बोलते हैं 80s प्रकार का, मतलब 70s और 80s प्रकार का। 70s पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में, 80s पाया जाता है यूकैरियोटिक में। तीसरा है लाइसोसोम। लाइसोसोम में लगभग 24 प्लस प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, और ये लगभग किसी भी चीज का पाचन कर सकता है। हमारे शरीर में अगर कुछ अपशिष्ट पदार्थ चले गए, कुछ कंकड़ पत्थर है, कुछ ऐसी अनवांछित चीज चली गई है कोशिका के अंदर पर पे, उसका ये पाचन कर देता है। कुछ भी चीज आपके कोशिका में अनवांटेड चीज भी चली गई, उन सबका पाचन करने का क्षमता ये रखता है। लेकिन अगर धोखा से ये फट जाए, लाइसोसोम अगर धोखा से फट जाए कोशिका के अंदर, तो ये पूरे कोशिका का पाचन कर देता है। इसलिए इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सुसाइडल बैग बोलते हैं कोशिका का, आत्महत्या की थैली किसको? लाइसोसोम को। वो जनरली नहीं करता है आत्महत्या, लेकिन अगर किसी रीजन से वो फट जाता है, वो सारे एंजाइम बाहर निकल आते हैं और वो पूरे कोशिका का पाचन कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम को बोला जाता है आत्महत्या की थैली। फिर आप लार्ज एक बड़ा सा नीला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जिसका नाम है वैक्यूल, या हम लोग उसको बोलते हैं रिक्तिका या धानी। ठीक है, ये जंतु कोशिकाएं बहुत छोटी छोटी होती हैं, संख्या में ज्यादा या नहीं के बराबर होती हैं, लेकिन ये पादप कोशिका में बड़ी सी होती है, क्योंकि पादप कोशिका में जनरली वो लोग उत्सर्जन नहीं कर पाते हमारे टाइप से। तो वो क्या करते हैं, जो भी उत्सर्जी या रफ मतलब की अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनको वो लोग अपनी रिक्तिकाओं में इसी में एकत्रित करके जमा करके रखते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं वैक्यूल। जल एवं भोजन संग्रह का कार्य करता है, साथ में ही अपशिष्ट पदार्थों का भी संग्रह करता है। उसके बाद नीचे में एक छोटा सा और ग्रीन कलर का आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जो क्या है? क्लोरोप्लास्ट, या उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं हरित लवक। बायो के साथ ये बहुत दिक्कत है, क्योंकि क्वेश्चन में वो क्या पूछेगा, कौन सा लैंग्वेज देगा, नहीं पता, इसलिए मैं बाइलिंगुअल पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ देखो, जैसे क्लोरोप्लास्ट लिख दिया, आपके क्वेश्चन में भी वो क्लोरोप्लास्ट लिख करके आएगा, हिंदी में हो सकता है, या हो सकता है वो हरित लवक लिख करके आ जाए। ठीक है, तो आप जो टिपिकल हिंदी मीडियम से है वो तो हरित लवक जान जाएंगे, लेकिन अगर नहीं जान रहे हैं तो आप क्लोरोप्लास्ट भी समझिए, वो ऐसा क्लोरोप्लास्ट भी लिखकर आपको हिंदी में दे सकता है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक, उसके अंदर पर आपको छोटे छोटे से सिक्कों का ढेर दिखाई दे रहा है। ठीक है, वो सिक्कों का जो ढेर है, उस पर हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। आप बस ये समझिए, ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है, और इसको हम लोग बोलते हैं रसोई गृह, ऊर्जा का रसोई गृह, क्योंकि यहाँ खाना बनता है, यहाँ भोजन का निर्माण होता है। ठीक है, तो कोशिका का ऊर्जा गृह क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन ऊर्जा का रसोई गृह क्या है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। फिर आगे हमारे पास गोल्गी तंत्र या गोल्गी बॉडी, या इसको हम बोलते हैं गाल्जी काय। ठीक है, इसका खोज जो है वो कैमिलियो गोल्गी नाम के साइंटिस्ट ने किया था। कैमिलियो गोल्गी नाम के साइंटिस्ट ने किया थी इसकी खोज, इस वजह से इसको नाम पड़ा है गोल्गी काय। पैकेजिंग और स्त्राव का काम करता है, मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन इसका मेन काम है, प्रोटीन को का बंडल बना करके वो सारी कोशिकाओं तक पहुंचाना, दूसरी कोशिकाओं तक, और उनका उपयोग करना। ये जनरली पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टिंग में हेल्प करता है। और लास्ट हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतः प्रद्रव्य जालिका। अंतः प्रद्रव्य जालिका। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये कोशिका का अंतः कंकाल का निर्माण करता है, कोशिका को साइज और शेप मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, और ये भी पदार्थों का परिवहन करता है कोशिका के अंदर, कोशिका के बाहर। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका, और दूसरी होती है खुरदुरी अंतः प्रद्रव्य जालिका। ठीक है, चिकनी के ऊपर में राइबोसोम नहीं होंगे तो चिकना दिखाई देगा, उसका काम है वसा का निर्माण करना। चिकना क्या होता है? वसा होता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, चिकना चिकनाई युक्त चीजें वसा। तो चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका वसा का निर्माण करेगा, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदुरी अंतः प्रद्रव्य जालिका, वो क्या करेगी? प्रोटीन का निर्माण करेगी, क्योंकि उसके ऊपर क्या चिपका है? राइबोसोम, और राइबोसोम क्या बनाता है? प्रोटीन। ठीक है, तो ये थे आपके सारे कोशिकांग और उनके कार्य। बच गया एक तो बीच में केंद्रक।
तो केंद्रक का कार्य मैंने सबसे शुरू में बता दिया था, उसके अंदर पाए जाएंगे गुणसूत्र, उसके अंदर होगा डीएनए, जो कि आनुवंशिक लक्षणों को हमारा संजो करके एकत्रित करके रखता है। हमारे सारे जितने भी शरीर में जितनी कोशिकाएं हैं, सबके अंदर जो केंद्रक होगा, उसके अंदर जो भी आनुवंशिक पदार्थ होंगे वो सब सेम प्रकार के होंगे, डिट्टो सेम टू सेम। ठीक है, तो उनके अंदर वो निहित रहेगा और वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक के आनुवंशिक लक्षणों को ले जाने में सहायता करेगा। साथ ही जो कोशिका का जो कार्य है अलग अलग प्रकार का, कब वो डाइजेशन करेगा, कब वो उत्सर्जन करेगा, कब वो पाचन करेगा, उन सबको भी नियंत्रित करता है। मतलब कोशिका का दिमाग भी हम केंद्रक को बोल सकते हैं। अभी हम नीचे में देखेंगे संरचनात्मक विभाजन पौधा बनाम जंतु कोशिका। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंसेस क्या है, क्या उनमें अंतर है, ये बहुत कॉमन चीजें हैं, आप सब भी जानते हैं, पहले भी पढ़े हैं, पढ़ाए हैं, फिर एक बार मैं सरसरी तौर से इसको बता दे रहा हूं कि पौधे जो जंतु पादप कोशिका है उसमें कोशिका भित्ति होती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। कोशिका भित्ति क्यों होती है? क्योंकि पेड़ पौधे देखिए सारे सीजन में बाहर में ऐसे पड़ रहते हैं, गर्मी में, ठंडी में, बरसात में। ठीक है, तो उनको बाहरी वातावरण से अपने शरीर को बचाने के लिए एक और भी मृत लेयर की जरूरत पड़ती है, एक मृत आवरण की जरूरत पड़ती है, जिसमें लोग कपड़ा पहनते हैं, मृत आवरण। तो इस वजह से उनके ऊपर एक मृत आवरण पाया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका भित्ति। उनको दृढ़ता प्रदान करती है और वातावरण से बचा कर रखती है। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है पादप कोशिका में, क्योंकि उनमें खाना बनाने काम करता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। हमारे में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, उसका मेन रीजन यही है कि हमारे अंदर परफेक्ट क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। रसधानी या वैक्यूल मैंने भी बताया कि पौधे में आकार में बहुत बड़ी होती है और जनरली एक होती है। जंतु में बहुत छोटी छोटी कई होंगी या नहीं होंगी। भोजन संग्रह पौधों में ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, 3 4 स्टार लगा लो कि पौधों में भोजन संग्रह किस रूप में होता है। तो पौधों में जो भोजन संग्रह वो स्टार्च के रूप में होता है और जंतुओं में यह भोजन संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ठीक है, अब ये स्टार्च और ग्लाइकोजन क्या है? ये दोनों बहुलक हैं। किसके बहुलक हैं? ग्लूकोज के बहुलक हैं। ठीक है, जब ग्लूकोज एन नंबर में बहुत सारी संख्याओं में पादप कोशिका में एकत्रित होता है तो यह स्टार्च का निर्माण करता है, लेकिन यही जब ग्लूकोज बहुत सारी संख्या में जंतु कोशिका में एकत्रित होता है तो यह ग्लाइकोजन का निर्माण करता है। अब आप बोलेंगे सर कैसे? तो ऐसा समझ लो कि दूध से ही पनीर भी बनता है, दूध से ही वो बहुत सारे अलग अलग चीज बनते हैं, पामेजान चीज, मोज़रेला चीज, ठीक है ना, फैटी चीज, तो अलग अलग प्रकार के सब दूध के फटने से ही बनते हैं। ठीक है, और वो अलग अलग चीजों से कैसे फटा रहे हैं, कैसे हम प्रोसेस कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो वैसे ही है इसका एकलक क्या? ग्लूकोज। लेकिन ग्लूकोज जब बहुत अमाउंट में जमा होगा, बहुलक बनाएगा, तो पादप में वो बदल जाएगा किसमें? स्टार्च के रूप में। और अगर वही जंतुओं में इकट्ठा हुआ तो जंतु में बहुलक के रूप में संचित भोज्य पदार्थ के रूप में एकत्रित होगा, उसको हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोजन। तो पौधों का जो संचित भोज्य पदार्थ है, स्टोरेज फूड मटेरियल है, वो है स्टार्च, और जो एनिमल में जो स्टोरेज फूड मटेरियल है वो है आपका ग्लाइकोजन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। फिर है उत्तक। उत्तक मैंने पहले ही बताया कि यहाँ भले परिभाषा में ये लिख दिया है कि समान उत्पत्ति, समान संरचना तथा समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, लेकिन ये 100% सही नहीं है। कुछ असमान समान संरचना और उत्पत्ति वाले जो कोशिकाएं हैं वो भी आपस में मिलकर के उत्तक का निर्माण करती हैं। आगे मैं आपको प्लांट में जटिल उत्तक में बताऊंगा ये। ठीक है, उसके बाद उत्तक शब्द का प्रयोग सबसे पहले विचक ने किया था। उत्तक विज्ञान के जनक जो है मार्सेलो माल्पिघनी है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए उसको। उत्तक बस ये समझिए उत्तक से कि कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले पादप उत्तक देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे जंतु उत्तक। ठीक है, पादप उत्तक में मेनली जो उत्तक है वो 2 प्रकार का होता है। पौधों में जो उत्तक है 2 प्रकार का होता है, पहला है विभजोत्तक उत्तक और दूसरा स्थायी उत्तक। विभजोत्तक उत्तक मतलब कि जो विभाजन कर सकता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, जो पूरे जीवन थ्रू आउट लाइफ ये क्या करते रहते हैं? विभाजन करते रहते हैं, कोशिका विभाजन। और इन्हीं उत्तकों की उपस्थिति के कारण जो पेड़ पौधे होते हैं वो पूरे जीवन पर्यंत क्या करते हैं? वृद्धि कर सकते हैं, उनका साइज में अपने बढ़ सकते हैं, वो होता रहता है। हमारे शरीर में ये नहीं पाया जाता, इसलिए हम लोग का जो विकास है, वृद्धि है, वो विकास तो आजीवन चलता है। वृद्धि एक नियत समय तक ही हम कर पाते हैं, फिर हमारी वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, तो पौधों में 2 प्रकार के उत्तक हैं, एक है विभजोत्तक उत्तक, दूसरा स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक भी शुरुआत में विभजोत्तक उत्तक ही होते हैं, मतलब स्थायी उत्तक के जो पेरेंट है वो क्या है? विभजोत्तक उत्तक ही है, लेकिन एक निश्चित आकार प्राप्त करने के बाद उनमें जो है
विभाजन रुक जाता है, उनका ग्रोथ रुक जाता है और वो एक स्थायी आकृति प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं स्थायी ऊतक। विजोतक ऊतक पूरी जिंदगी विभाजन करते रहेंगे। स्थायी ऊतक शुरुआत में विभाजन करेंगे, फिर एक निश्चित आकृति प्राप्त करने के बाद वह स्थायी आकृति प्राप्त कर लेते हैं और विभाजन नहीं करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं विभिजोतक ऊतक के प्रकार। ये 3 प्रकार के होते हैं, शीर्षस्थ विभिजोतक ऊतक, अंतर्वेशी अंतर्वर्ती विभिजोती ऊतक और तीसरा पार्श्वी विभिजोतक ऊतक। ठीक है, स्थायी ऊतक भी 2 प्रकार के होते हैं, सरल और जटिल। अगर स्थायी ऊतक एक ही प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बने हैं तब हम उसको बोलेंगे सरल स्थायी ऊतक, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। लेकिन अगर वो एक से ज्यादा प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बने हैं तब हम उनको बोलेंगे जटिल स्थायी ऊतक, जो कि 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जाइलम और फ्लोएम, आगे बताऊंगा। पहले हम लोग देखते हैं विभिजोतक ऊतक के प्रकार। बहुत आसान है, डिटेल में नहीं जाना है। पहला है शीर्षस्थ विभिजोतक ऊतक, कि हमेशा आपके तने के शीर्ष में और जड़ के शीर्ष में पाया जाएगा। इसी वजह से तना और जड़ जो है लगातार वृद्धि करते रहते हैं, क्योंकि विभाजन होते रहता है। तो शीर्षस्थ विभिजोतक ऊतक कहाँ पाया जाएगा? जड़ एवं तने के सबसे ऊपरी सिरों पर पे। इसका कार्य है पौधों की लंबाई बढ़ाना। दूसरा है अंतर्वर्ती, पत्तियों के आधार पर पे, जो नोड मैंने बताया था उस नोड पर पे पाया जाता है। ये क्या? दूसरा वाला जो अंतर्वर्ती विभिजोतक ऊतक है। अगर किसी रीजन से आप तने के ऊपरी भाग को काट दो, तोड़ दो, तब वहां क्या होता है, जो बाद में जहां नोड में छोटी सी कलिका पाई जाती है वहां से ब्रांच निकलना चालू होता है। ठीक है, तो जब तक ये शीर्षस्थ विभिजोतक होगा अंतर्वेशी काम नहीं करेगा। शीर्षस्थ विभिजोतक अगर आप काट के निकाल दो, तोड़ के निकाल दो, टूट जाए, तब फिर जो पार्श्व में जो कलिका उपस्थित होती है वहां से वो विभिजोतक जो है दूसरा वाला वो ग्रोथ करना चालू करता है। तीसरा जो होता है पार्श्वी ऊतक। इस ऊतक के वजह से ही जो पेड़ पौधे हैं वो द्वितीयक वृद्धि कर पाते हैं। द्वितीयक वृद्धि मतलब कि अपनी मोटाई में बढ़ पाते हैं। ठीक है, तो ये जो विभिजोतक ऊतक है ये घासों में नहीं पाया जाता है। घास में आपका बांस भी आता है। ठीक है, बांस भी घास कुल का है, इस वजह से बांस में द्वितीयक वृद्धि नहीं होगा। वो शुरुआत में जितना मोटा निकल गया वो उतना मोटा ही पूरी लाइफ टाइम रहेगा। ठीक है, उनमें दोबारा मोटाई नहीं आती है। घासों में भी ऐसा होता है। तो घास में ये जो पार्श्वी है वो ऊतक नहीं पाया जाता है, पार्श्वी विभिजोतक ऊतक। ठीक है, हम लोग देखते हैं स्थायी ऊतक में फटाफट से। स्थायी ऊतक 2 प्रकार के हैं। एक है सरल, सरल जब एक ही प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। इनके 3 टाइप है, लेफ्ट में आप डायग्राम में देख रहे होंगे, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, पैरेन्काइमा में क्या होता है कि अंतरा कोशिकीय अवकाश ज्यादा होता है, मतलब कि 2 कोशिकाओं के बीच में आपको देखो छोटा छोटा सा जगह दिख जाएगा। कोलेनकाइमा में और कम हो जाता है, स्क्लेरेन्काइमा में एकदम मोटी हो जाती है और उनमें वो जो अंतरा कोशिकीय अवकाश है वो नहीं पाया जाता है। इसका बहुत ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा आपसे, जो थोड़ा बहुत पूछ सकता है वो है आपका स्थायी जटिल ऊतक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। इसको पढ़ाने के लिए मुझे पुराना वाला पढ़ाना पड़ा, मतलब इतना पूरा कहानी बताना पड़ा। यहाँ पर पे हैं 2 इंपॉर्टेंट ऊतक, जाइलम और फ्लोएम। ये पूछता ही पूछता है, सही जोड़ी में पूछेगा कहीं ना कहीं आपके एग्जाम पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन जाइलम और फ्लोएम के ऊपर होंगे ही होंगे। ठीक है, सबसे पहला काम हम इनका देखते हैं। जाइलम का काम है जल का परिवहन। जाइलम जल से याद रखिएगा जल, फ्लोएम से याद रखिएगा फूड। जाइलम जल का परिवहन करता है, फ्लोएम फूड का परिवहन करता है। ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, पाइप जैसी संरचना है, जड़ से लेकर के पूरे टिप पत्तियों तक के सब तरफ फैली हुई है पाइप। जड़ से जगह शोषित करके जाइलम जो है वो पूरी सारी कोशिकाओं में, पत्तियों में, तने में, टहनी में, फल में, सब जगह वो पानी पहुंचाएगा। कौन? जाइलम। और फ्लोएम जो है वो जो पत्तियों में फूड बनेगा, जो भोज्य पदार्थ पत्तियों में बनेगा, उनको वो पहुंचाएगा ऊपर की ओर भी और नीचे की ओर भी। मतलब ऊपर की ओर मतलब कि जो नई पत्तियां निकल रही है, जो एपिकल शूट वाला पार्ट है, ठीक है, वहां पर भी पहुंचाएगा और नीचे जड़ों में पहुंचाएगा। तो जाइलम जो है वो सिर्फ एक दिशा में परिवहन करता है। क्या करता है? सिर्फ एक दिशा में परिवहन। और फ्लोएम जो है वो दोनों दिशाओं में परिवहन करता है। जाइलम जल का परिवहन करेगा, फ्लोएम फूड का परिवहन करेगा। ठीक है, जाइलम 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है, फ्लोएम भी 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है। जाइलम की 4 में से 3 कोशिकाएं मृत होती है, सिर्फ एक जीवित होता है। फ्लोएम की 4 में से 3 कोशिका जीवित होती है, एक मृत होता है। ठीक है, क्योंकि तो फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमको एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होता है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए फ्लोएम के जो 4 में से 3 कोशिकाएं वो जीवित होती हैं, एक मृत होता है। और जाइलम के 4 में से 3 कोशिकाएं मृत होती है, सिर्फ एक जीवित होता है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं जानना है कौन कौन से हैं, वो उस पर ही मत जाइए। हाँ, अगर कोई बायो वाले हैं तो उनके लिए स्पेसिफिकली मैं बता देता हूँ कि जाइलम के 4 होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, वेसल्स और ट्रैकिट्स।
और फ्लोएम में होते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब्स, ये 4 सेल्स होती हैं। ठीक है। फिर हम आते हैं जंतु ऊतक में। जंतुओं में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। सबसे पहला उपकला ऊतक बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं जो कि हमारे शरीर को बाहरी जो परत हमारी स्किन है वो पूरा एक लेयर जो टाइल्स की तरह बिछा हुआ है हमारे शरीर के ऊपर में, जो हमारी स्किन है। और शरीर के अंग में भी जो अलग अलग अंदर में ऑर्गन्स है, हार्ट हुआ, लिवर हुआ, किडनी हुआ, उनके ऊपर एक जो लेयर बनाती है, कवरिंग लेयर बनाती है, जो ढकने वाली लेयर बनाती है, वो बनाती है उपकला ऊतक। दूसरा है संयोजी ऊतक, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, VVIMP। ठीक है ना। संयोजी ऊतक होता है जो जोड़ कर रखता है, जो जोड़ने का काम करता है, उसको हम बोलते हैं संयोजी ऊतक। और उसमें आता है हमारा सबसे पहले हड्डी और हड्डी को जोड़ता है टेंडन, हड्डी और मांसपेशी को जोड़ता है लिगामेंट, उपास्थि, अस्थि और रक्त। रक्त भी एक क्या है, संयोजी ऊतक है। अब कोई बोलेगा सर रक्त ऊतक कैसे हुआ? ऊतक तो कोशिकाओं के समूह को हम लोग ऊतक कहते हैं, रक्त में कोशिका होती है क्या? अब रक्त में कोशिका, अच्छा आंसर आप लोग तो आंसर नहीं दे सकते। हाँ, रक्त में कोशिकाएं होती हैं और रक्त भी एक संयोजी ऊतक है। ठीक है, रक्त में कोशिकाएं होती है, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं। हम उनको कोशिका नहीं बोलेंगे, लाल रक्त कोशिका गलत शब्द है। लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, प्लेटलेट्स। ठीक है, ये 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं किसमें, रक्त में। और क्योंकि वो फिर कोशिकाओं का समूह हो गया इसलिए रक्त भी एक ऊतक है और वो संयोजी ऊतक है, क्योंकि पूरे हमारे शरीर को आपस में जोड़ कर रखने का काम कौन करता है? रक्त करता है। कैसे? हम श्वसन से जो ऑक्सीजन लिया, उस ऑक्सीजन को लिया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा फेफड़े में, ऑक्सीजन लिया लेकर के गया कोशिकाओं में। हमने छोटी आंत में जो खाना खाया था वो अवशोषित हुआ था, उसको लेकर के गया क्या कोशिकाओं में, वहां पर दहन की क्रिया हुई, जो उत्सर्जी पदार्थ निकला कार्बन डाइऑक्साइड या जो दूसरे मटेरियल निकले यूरिया वगैरह, उनको लेकर के गया वापस वो फेफड़े के पास और लीवर के पास। लीवर में हुआ यूरिया का निर्माण और उस लीवर के द्वारा जो यूरिया बना उसको छाना किसने? किडनी ने, और वहां बना यूरिन का निर्माण। अब आप लोग एक क्वेश्चन और है, ट्रिकी है, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यूरिया का निर्माण किडनी में नहीं होता है, यूरिया का निर्माण यकृत में होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लीवर में, आर्जिनिन आर्थ्रेनिन साइकिल के थ्रू। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछता है यूरिया निर्माण कहाँ होता है, तो लीवर में। और उस लीवर में जो यूरिया बना है उसको लेकर के ब्लड जाता है, रक्त जाता है कहाँ? किडनी के पास। और किडनी में उस यूरिया को छाना जाता है किससे? ब्लड से, और पानी के साथ मिलाकर शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो यूरिन का निर्माण होता है किडनी में, लेकिन यूरिया का निर्माण होता है लीवर में। याद रखिएगा, ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, कि यूरिया फॉर्मेशन कहाँ होता है? लीवर में होता है। फिर हम लोग आते हैं पेशी ऊतक में। पेशी ऊतक है शरीर की गति को संभव बनाता है, रेखित, अरेखित और हृदय पेशी जो केवल हृदय में होती है। रेखित पेशियां होती हैं, ठीक है, जो हमारे विल पावर पे काम करते, जो हाथ पैर में जो मसल्स पाए जाते हैं वो रेखित होते हैं। हम उसको बोलेंगे हाथ के ऊपर उठाने के लिए उठाएगा, नीचे रखने के बोलेंगे नीचे रखेगा, हमारे इच्छा शक्ति पर कार्य करते हैं। ये इस प्रकार के जो ऊतक है। दूसरा हमारे जो इसोफेगस में जो आहार नली है वहां पर पे जो पाया जा रहा है, किडनी में, लीवर में जो अंदर पे जो मसल्स पाए जा रहे हैं, जो ऊतक पाया जा रहे हैं पेशी ऊतक, वो हमारे विल पावर पे काम नहीं करते हैं। ठीक है ना, वो अपने तरीके से काम करते हैं, वो अनैच्छिक पेशी होते हैं। ठीक है, जैसे आपने खाना खा लिया, पेट में भर गया, आप बोलोगे पेट को भाई आज 2 पार्टी थी शादी, एक पार्टी में खा लिया, अब तो जल्दी जल्दी से यहाँ से खाली करके खाना आगे बढ़ा, अब दूसरी पार्टी में खाना खाने जाना है। ठीक है, तो वो आपके विल पावर पे काम नहीं करेगा, उसको जितना दिन तक पचाना है पचाएगा, वो आगे बढ़ाएगा, वो अपने तरीके से काम करेगा। ठीक है, आप पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। तो वो होती है अनैच्छिक पेशियां जो आपकी इच्छा पर कार्य नहीं करती हैं। तीसरा कैटेगरी आता है आपका हृदय पेशी। हृदय पेशी मतलब कि जो आपके कार्डियक मसल्स होते हैं, हृदय पेशी होती है, वो विशेष प्रकार की होती हैं। ठीक है, और वो थ्रू आउट लाइफ बेचारी काम करते रहते हैं, वो कभी नहीं थकती हैं। दूसरे, हाँ, जो ऐच्छिक पेशियां हैं वो थक जाती हैं, हमारे हाथ पैर को रेस्ट चाहिए, वो थक सकती हैं। अनैच्छिक पेशियां नहीं थकती हैं। और हमारे हृदय का जो पेशी है वो भी अनैच्छिक पेशी है, वो थकता नहीं है। ठीक है, वो थ्रू आउट लाइफ काम करेगा। वो अगर बोला कि भाई 2-2.5 मिनट 3 मिनट का मैं रेस्ट ले लूं करके, तो आप लोग अपनी जिंदगी से रेस्ट ले लेंगे। तो हृदय में पाए जाने वाली पेशियां किस प्रकार की है? अनैच्छिक प्रकार की हैं, विशेष प्रकार की पेशियां हैं जो पूरी थ्रू आउट लाइफ काम करते रहती हैं, वो थकती नहीं है। चौथा है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पेशी है, वो है तंत्रिका ऊतक। पूरे शरीर में तंत्रिकाओं का जाल पाया जाता है, जिनके द्वारा ही विद्युत संदेशों के थ्रू हमारे शरीर में सारी चीजों का आदान प्रदान होता है।
ठीक है। और न्यूरॉन जो उसकी एक कोशिका, तंत्रिका कोशिका को हम लोग न्यूरॉन बोलते हैं, जो कि सबसे लंबी कोशिका है। ठीक है। इसके द्वारा ही सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। जैसे आपके वो आप लोग देखा होगा एक रिफ्लेक्स आर्क वाला रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, कि आपके पैर में अगर कांटा चुभता है तो आपको तुरंत पता चलता है, पैर उठा लेते हैं आप, और पैर उठाने के बाद आपको एहसास होता है कि कांटा चुभा था। ठीक है, तो वो कांटा चुभा, फिर अब वो सिग्नल आपके दिमाग तक गया कि कोई चीजें चुभ गई हैं, आपका दिमाग उस मसल को फिर ऑर्डर देता है कि उससे बचने के लिए पैर उठा लो। तो जैसे ही चुभा आपने पैर उठा लिया, आप इंटेंशनली नहीं उठा, उठाने के बाद आपको समझ में आया कि कांटा चुभा था इसलिए उठाया पैर। सोचो वो कितना फास्ट, कितना तेजी से होता है, विद इन मतलब सेकंड के भी कितने कम हिस्से में होता है कि चीजें प्रोसेस हो जाती है। आपका अचानक किसी गर्म चीज पर हाथ टकराता है, आप पीछे कर लेते हो, आपके ऊपर ऐसे कोई कुछ फेंकने वाला होता है, आपका मुंह हट जाता है, अपने आप ही हट जाता है। ठीक है। तो वो जो हमारी इंद्रियां हैं, उन वो सब जो पांच इंद्रियां, वो इन सब उद्दीपनों को ग्रहण करती हैं और उनके अगेंस्ट पर एक एक्शन परफॉर्म करती है, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है। प्रत्यावर्ती क्रियाएं शायद हिंदी में। ठीक है। तो वो जो है हमारा काम, उसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है? तंत्रिका उत्तक के द्वारा ये सारे काम नियंत्रित होते हैं। फिर हम आते हैं वर्गीकरण में। अब हमने देख लिया बहुत प्रकार के जीव जंतु ऊतक, ये सब हम लोग का शरीर का संरचना पढ़ लिए। अब इसके पास बन गए जीव, बन गए, चलो ठीक है, विकसित होकर के। अब इतने सारे जीव हैं संसार में, सबके बारे में जानना, समझना, पढ़ना भी है। ठीक है। तो देखते हैं पहले तो कितने प्रकार के जीव हैं। ठीक है। कोई तुक्का मारो, कितने टाइप के जीव होंगे, कितने टाइप के जीव होंगे। अब आपको टाइप गेस करने से पहले मैं कुछ बता देता हूं। संसार में जितने भी इंसान है, जितने भी ह्यूमन बींग है, वो सारे के सारे सिर्फ एक प्रकार के जाति को बिलोंग करते हैं, वो है होमोसेपियंस। सारे सिर्फ एक प्रकार में आते हैं। संसार में 7.6 बिलियन जो जितने भी जीव मतलब मनुष्य पाए जाते हैं, वो सबके सब सिर्फ एक प्रकार हैं। ऐसे ही कुत्ता बिल्ली के भी अलग अलग स्पीसीज हैं, तो उनके एक एक प्रकार हैं। तो अगर ऐसा माना जाता है, तो उस हिसाब से एनसीईआरटी के डेटा के अकॉर्डिंग अबाउट 9 to 25 मिलियन स्पीसीज प्रेजेंट है अर्थ पर पे। 9 मिलियन से 25 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो अगर हम लोग लोअर लिमिट, एटलीस्ट लोअर लिमिट भी लेंगे कम से कम, तो 90 लाख स्पीसीज मौजूद है इस धरती पर पे। कितनी? 90 लाख स्पीसीज। अब उन 90 लाख में से एक स्पीसीज सिर्फ ह्यूमन है, जिसकी संख्या 7.6 अरब है। तो ऐसी ऐसी अगर 10 स्पीसीज मान लें तो उनकी संख्या कितनी होगी, मतलब आप काउंट भी नहीं कर सकते। और ऐसे फिर अगर 100 स्पीसीज, 1000, 10,000, 1 लाख, वो भी नहीं, अगर कम से कम लिमिट माने तो 90 लाख प्रकार के जीव जंतु इस धरती पर पाए जाते हैं। ठीक है। उनमें से सिर्फ अभी तक के 17 लाख की खोज हुई है। हमने जितने जीव जंतु को देखा है, जान रहे जिसकी स्टडी कर पाते हैं, वो सिर्फ 17 लाख की खोज हुई है। उनमें से भी 12 लाख जो है वो पेड़ पौधे, सॉरी, जीव जानवरों की स्पीसीज है, और 5 लाख सिर्फ पादप स्पीसीज की खोज हुई है अभी तक के। ठीक है। और ये डेटा जो हायर पर अभी हो गया है कि ये लगभग 4,50,00,000 स्पीसीज हमारे धरती पर पाई जाती है, 90 लाख नहीं। ठीक है ना, 45 मिलियन लगभग हमारे धरती पर मौजूद है। 4,50,00,000 स्पीसीज में से हम लोग अभी तक मुश्किल से 21 लाख की खोज कर पाए हैं। लेकिन हम उसको ऑफिशियल डेटा नहीं मानेंगे, क्योंकि उसमें हम लोग अगर आंसर गलत किया तो क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो एनसीईआरटी का डेटा है 9 to 25 मिलियन स्पीसीज, जिसमें से हमने 17 लाख खोजा है। 12 लाख सिर्फ जीव जंतु की स्पीसीज है, जंतुओं की, और 5 लाख पेड़ पौधे की। उस 12 लाख जंतु में भी 8.5 लाख सिर्फ और सिर्फ कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे हैं, जो कि फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। तो आर्थ्रोपोडा जो है वो एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है, संघ है। ये क्या बोल रहा हूं मैं, थोड़ी देर बाद समझ में आएगा आपको। ठीक है। तो इतने सारे जीव जंतु को सबसे पहली बात तो खोजने की जरूरत क्यों है? सब पढ़े अपनी जिंदगी जी रहे हैं, क्या मतलब आपको अपने पड़ोसी के आप घर जाके ताक झाक करते हो क्या? तो क्या कर रहा है, कैसे जीता है, कहाँ पैदा हुआ था, क्या करता है, क्या खाता है, तेरा आवास कहाँ है, हम नहीं जाते पूछने। तो सबके बारे में क्यों ढूंढना जरूरी है? क्यों? क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक दूसरे से लिंक्ड हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक है। कुछ हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं और कुछ हमें फायदा पहुंचा सकते हैं। तो इस वजह से उनके बारे में जानना और पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए जो हमारा क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। एक छोटा सा वायरस जिसको हम लोग खुली आंखों से देख भी नहीं सकते, कोविड-19 जो आया था, उसने क्या तबाही मचाई थी धरती पर पे, समझ सकते हैं आप? ठीक है। और एक और भी छोटा सा बैक्टीरिया जो बेचारा इतने लाखों जिंदगियां बचा रहा है, वो ई कोलाई। जो शुगर के पेशेंट, जो डायबिटीज के पेशेंट जो इंसुलिन लेते हैं ना,
वो बनता है एक इकोलाई नाम के बैक्टीरिया से। बहुत प्रकार के इंसुलिन है, सबसे पहला तो उसी से बना था, इश्चेरिशिया कोलाई से। तो जो इंसुलिन सोचो, अब किसी मेडिकल केमिकल मतलब इंडस्ट्री में नहीं बनाया जा सकता, वो तो एक एनिमल प्रोडक्ट है, किसी दूसरे जीव जंतु से प्राप्त किया जा सकता है। और उस इंसुलिन की कमी की वजह से लोग इतने सारे मर रहे थे, बीमार हो रहे थे। उस इंसुलिन की कमी के लिए हमें ट्रीटमेंट मिला कहाँ पास, एक बैक्टीरिया के पास, जिसको हम खुली आंखों से देख ही नहीं सकते, इकोलाई। तो उसका इलाज वहां मिल गया। ठीक है, तो मैंने बताया कि सारे चीजें, जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे हैं, हम सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली फूड चेन के थ्रू, किसी और भी बेनिफिट के थ्रू जुड़े हुए हैं। इस वजह से इन सबको ढूंढना, खोजना और उनको व्यवस्थित करना जरूरी है, क्योंकि 90 लाख अगर आपने खोज भी लिया, फिर भी सबको एक साथ याद रखना और उनके पास समस्या के समय पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, उनको ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप बनाकर उनको स्टडी करते हैं, समान लक्षणों वालों को एक साथ डालते हैं और उसके बाद फिर उनको स्टडी करते हैं, तो हमको बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उनके लक्षण लगभग समान होते हैं। तो यहाँ पर देखो कि जीवन की उनको ग्रुप कैसे बनाते हैं। जैसे हम लोग, आप लोगों को आपस में, हम लोग सबका अपना पर्टिकुलर एक एड्रेस होता है, किसी के घर पहुंचना है तो हम एड्रेस लिखते हैं कि एक देश होगा इंडिया, हम लोग उल्टा एड्रेस लिखते हैं। ठीक है, हम लोग लिखेंगे क्या, नाम लिखेंगे, नाम के बाद मोहल्ला लिखेंगे, फिर गली गली लिखेंगे, स्ट्रीट, फिर मोहल्ला लिखेंगे, फिर शहर या गांव का नाम लिखेंगे, फिर वहां आसपास की कोई एक और भी जो बड़ा शहर या जिला होगा उसका नाम लिखेंगे, फिर राज्य का नाम लिखेंगे, फिर देश का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो एक देश में अलग अलग राज्य होते हैं, बहुत सारे राज्य होते हैं। अब हर राज्य में पाए जाने वाले जो लोग हैं उनमें बहुत सारी समानताएं होंगी। उस राज्य में बहुत सारे जिले होंगे और उस हर जिले में पाए जाने वाले लोगों में कुछ कुछ समानता होगी। हर जिले में बहुत सारे नगर, कस्बे या गांव होंगे। हर गांव में बहुत सारे मोहल्ले होंगे और हर मोहल्ले में बहुत सारे फिर से घर होंगे और हर घर में बहुत प्रकार के लोग होंगे। ऐसे ही हमने जीवों को बांटा है। तो ये जो एड्रेस हम जीवों को देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हायरार्की या पदानुक्रम। ठीक है, तो ये हायरार्की में सबसे ऊपर आता है जगत, किंगडम। ठीक, जगत के नीचे आते हैं बहुत सारे प्रभाग, संघ बोलते हैं हम लोग जंतुओं के केस में, और प्रभाग हम बोलते हैं पादप के केस में। ठीक है, संघ मतलब फाइलम और प्रभाग मतलब डिवीजन। अब इन फाइलम और डिवीजन के नीचे बहुत सारे वर्ग होंगे, उस वर्ग के नीचे बहुत सारे गण होंगे, उस गण के नीचे बहुत सारी फैमिली होगी, उसके नीचे हर फैमिली के अंदर बहुत सारे जीनस होंगे, हर जीनस के अंदर बहुत सारी स्पीसीज होंगी। ठीक है, हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सिर्फ मानकर चलते थे कि धरती में सिर्फ दो ही प्रकार के जीव जीव पाए जाते हैं, एक होते हैं पेड़ पौधे और दूसरा होता है जीव जंतु जंतु। ठीक है, लेकिन बाद में और साइंटिस्ट आते हैं और बताया कि कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनमें पादप और जंतु दोनों के लक्षण है। ठीक है, तो उस वजह से उनको हम लोग ना पादप में रख सकते हैं और ना जंतु में रख सकते हैं, और कुछ ऐसे भी जिनमें दोनों के लक्षण नहीं है, तो उनके लिए अलग अलग फाइलम बनाने की, अलग अलग एड्रेस बनाने की आवश्यकता हुई। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, यूग्लिना एक कोशिकीय जीव है, सारे 99% लक्षण बेचारे के इंसान लड़कों जैसे हैं, लेकिन एक लक्षण, ठीक है, लड़कों मतलब मैं तो अभी बोल गया, मैं आगे बताऊंगा उसको। उसके सारे लक्षण जो जंतुओं की तरह है, एक लक्षण कि उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, वो पादप वाले लक्षण है, और उस वजह से उसको उठाकर पादप कोशिका में रख दिया गया था, जो कि सरासर गलत था। ठीक है, क्योंकि बाकी सारे कैरेक्टर उसके जंतु वाले। जैसे बात करूं मैं कि सारे लक्षण, ऐसे तो कोई लक्षण स्पेसिफिक लड़की लड़कों के लिए नहीं होता है, लेकिन अगर हम लोग थोड़े समय के लिए मान ले, बस कोई अदरवाइज ना लीजिएगा, कि एक लड़का है, उसके सारे लक्षण लड़कों जैसे ही हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, बस उसने कान में बाली पहन लिया लड़कियों की तरह, या लंबे बाल रख लिए उसने, तो उस एक लक्षण की वजह से उसको लड़की मान करके लड़की की लाइन में बैठा देना, तो वो गलत बात होगा। ठीक है, फिर ऐसे ही और भी बहुत सारे कैटेगरी आते गए, जैसे ट्रांसजेंडर आते थे। तो ऐसे जंतुओं में भी ऐसी बहुत सारी कैटेगरी हुई कि कुछ ऐसे थे जो ना पादप थे और ना ही पूरी तरीके से जंतु थे, तो उनके लिए अलग अलग हमको किंगडम में जगत बनाने की आवश्यकता हुई। तो एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था R.H. व्हिटेकर। ठीक है, ऊपर में सबसे फर्स्ट स्लाइड में ऊपर में ही लिखा हुआ उनका नाम, व्हिटेकर का 5 जगत वर्गीकरण। ठीक है, बीच में और भी आए थे, 2 जगत, फिर 3 जगत, फिर 4 जगत, फिर 5 जगत, अभी तो एक्चुअली 7 जगत भी हो चुके हैं। लेकिन मैं फिर से भी बोलूंगा, क्योंकि हमको अगर क्लेम करना है तो हम बोलेंगे कि हमको एक ऑथेंटिक डेटा चाहिए, तो हम लोग एनसीईआरटी को कंसिडर करेंगे। तो एनसीईआरटी में भी हम लोग 5 किंगडम पढ़ते हैं, तो हम लोग 5 जगत वर्गीकरण ही देखेंगे। तो उसमें 5 जगत में आते हैं, सबसे पहला है आपका मोनेरा, फिर है प्रोटिस्टा, फिर है फंजाई, फिर है प्लांटी और लास्ट में एनिमेलिया। ठीक है, ये मैं नीचे पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर हम लोग जो एड्रेस की मैंने बात की थी, अगर हम लोग मनुष्य का साइंटिफिक नेम या मनुष्य का अगर हम लोग क्लासिफिकेशन बोले, तो बगल में लिखा आप देख पाएंगे, मनुष्य जो है वो जगत किस जगत में आता है एनिमेलिया में। उसका संघ है कॉर्डेटा, वर्ग है मैमिलिया, गण है प्राइमेट्स, कुल है उसका होमिनिडाई, वंश है होमो और जाति है उसका सेपियंस। तो ये जो लास्ट के जो 2 हैं, वंश और जाति जो है,
वही हमारे साइंटिफिक नेम होते हैं। ठीक है, जो वंश और जाति है इसी को हम लोग बोलते हैं वैज्ञानिक नाम या साइंटिफिक नेम। और ये जो वंश और जाति को जो दो पद में जो नाम बना है इसको दिया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम है कैरोलस लीनियस। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। द्विपद नामकरण पद्धति किसने दिया था? द्विपद का नामकरण पद्धति बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था कैरोलस लीनियस ने। एक्चुअली उसका नाम भी पहले तीन पद का था, कार्ल वॉन लीनियस, लेकिन उसने जब द्विपद नामकरण पद्धति दिया तो वो भी अपना नाम बदल करके दो पद का कर लिया, उसका अपना नाम कैरोलस लीनियस। ठीक है, सारे जीव जंतुओं के दो नाम मतलब कि एक साइंटिफिक नेम होता है। वो इसलिए क्योंकि मैं बताया था 90 लाख स्पीसीज को खोजना है। अब सब कोई खोजने में भिड़ गए और एक ही चीज को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो ऐसे में तो ढूंढने पर 90 लाख जो 90 करोड़ में पहुंच जाएंगे। जैसे मैं बात करूं प्याज की, प्याज को हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्याज, इंग्लिश में बोलते हैं ओनियन, छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं कोंदली, गोंदली, महाराष्ट्र में बोला जाता है कांदा। ठीक है, एक किसी राष्ट्र में बोलता है प्याजू, साउथ में किसी राष्ट्र में शायद तेलुगु या तमिल में बोलते हैं वेंगायम। ठीक है, एक जगह बोलते हैं उल्ले। तो ऐसे ही एक प्याज को ही हमारे भारत में 20 राज्य के लोग ढूंढेंगे और 20 नाम दे करके नई स्पीसीज बता देंगे, तो ऐसे में तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो सारे जीवों का एक स्पेसिफिक ऐसा नाम होना चाहिए जो पूरे संसार में एक ही नाम से जाना जाता हो। तो ऐसे करके हम लोग जो नाम बनाए हैं उसको हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक नेम। हमने नहीं बनाया है, कैरोलस लीनियस ने बनाया था। ठीक है, तो वो है होमोसेपियंस। ऐसे ही बहुत सारे दूसरे स्पीसीज के भी नाम है, जैसे मैंगो का नाम है मैंजीफेरा इंडिका, आलू का है सोलेनम ट्यूबरोसम, बैंगन का है सोलेनम मेलंजीना, मिर्ची का है कैप्सिकम एनम, फूल गोभी का है ब्रेसिकॉल इरेसिया वैरायटी बोट्राइटिस, पत्ता गोभी का है ब्रेसिकॉल इरेसिया वैरायटी कैपिटाटा, सलजम का है मूली का है रैफिनस सटाइवस, अरहर का है कैजनस कैजान। ठीक है, बैल का है बोस इंडिकस, और चूहा का है रैटस रैटस। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे जीव जंतुओं का नाम है। इंडियन नाग का नाम है नाजा नाजा। ठीक है, मटर का है पाइसम सटाइवम। तो सारे जितने भी जीव जंतु हैं सबके एक साइंटिफिक नेम है जिसको दिया था किसने? कैरोलस लीनियस ने। तो जो द्विपद नामकरण पद्धति है उसमें पहला जो नाम होता है वो होता है वंश या उसको बोलते हैं जीनस, और जो दूसरा नाम है वो है जाति का। पहला नाम हमेशा वंश होगा, दूसरा नाम क्या होगा? जाति का नाम होगा। इसके भी कुछ नियम है, वो नहीं बताऊंगा अभी, वो डिटेल में बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं पांच जगत वर्गीकरण में। पांच जगत वर्गीकरण में सबसे पहला जो जगत है वह मोनेरा। उसमें सारे प्रोकैरियोटिक को उठाकर डाल दिया गया है। प्रोकैरियोटिक आपको पता है जिनमें प्रिमिटिव प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, उदाहरण उसमें बैक्टीरिया। दूसरे प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में सारे एक कोश की जीव को डाल दिया गया, दूसरा कोई लक्षण नहीं देखे। जंतु हो पादप हो कुछ भी हो, अगर वो एक कोश की जीव है वो कहाँ होगा? प्रोटिस्टा में होगा। मोनेरा भी एक कोश की है, प्रोटिस्टा भी एक कोश की है। मोनेरा में कैसे हैं? सारे प्रोकैरियोटिक कोश की जीव कहाँ पाए जाएंगे? मोनेरा में। सारे प्रोकैरियोटिक यू कोश की जीव कहाँ पाए जाएंगे? प्रोटिस्टा में। मोनेरा भी एक कोश की, प्रोटिस्टा भी एक कोश की। मोनेरा में सारे प्रोकैरियोटिक, प्रोटिस्टा में सारे यूकैरियोटिक। ठीक है, फिर आते हैं तीसरा हमारा जो है वो है फंजाई। ठीक है, कवक। कवक से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं अभी एक कैटेगरी प्लांटी। अब हम लोग डिवाइड करेंगे स्वपोषी और परपोषी में। तो स्वपोषी में जितने भी स्वपोषी बच गए अब जीव, ठीक है, जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं, उनको हम लोग डालेंगे किसमें? पादप में। और सारे जो बच गए जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, उसको हम लोग डालेंगे किसमें? परपोषी में। परपोषी फिर से दो कैटेगरी है, एक है मृतोपजीवी और दूसरे हैं होलोजोइक या विषमपोषी। ठीक है, तो मृतोपजीवी जो सड़े गले चीजों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसको हमने डाल दिया उठा करके किंगडम फंजाई में। कवक में मृतोपजीवी यीस्ट मशरूम जो होते हैं सारे, वो किसी भी जिंदा जगहों पर पे नहीं उगेंगे, वो मरने के बाद जब चीजें सड़ने गलने लगती तब वहां पर उगते हैं। और जो पांचवा है वो हमारा एनिमेलिया, जिसमें आते हैं हम लोग होलोजोइक। ठीक है, अब होलोजोइक पढ़ाने से पहले मैं वापस से क्वेश्चन पूछूंगा जो पिछले क्लास में पूछा था, ऐसे ही कि आप लोग सब के सब स्वपोषी हैं कि परपोषी? ठीक है, मुझे बता बॉक्स में लिख करके आंसर बताइए चैट बॉक्स में। आप लोग ऑटोट्रॉप हैं कि हेटरोट्रॉप हैं? स्वपोषी हैं कि परपोषी हैं? परपोषी परपोषी परपोषी, वेरी गुड। अब स्वपोषी और परपोषी में हम लोग जनरली जो डेफिनेशन जानते हैं वो ये है कि स्वपोषी अपना खाना खुद बनाते हैं और परपोषी अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो स्वपोषी पर निर्भर रहते हैं।
तो हमारे घर में खाना तो जनरली, अगर बच्चे के बाद बात करें, आप लोग की भी बहुत सारे मैम लोग जुड़े हुए हैं, तो जो आप लोग जो खाना खुद बना लेते हो अपना, आप लोग सब 100% हुए। और जो हम लोग खाना नहीं बना पाते, खाने के लिए आप पर निर्भर है, तो हम लोग सब क्या हुए, परपोषी हुए। हाँ या ना जवाब दीजिए फटाफट से। आप लोग जो अपना खाना खुद बना लेते हैं वो सब 100% हुए, और जो हम लोग अपना खाना खुद नहीं बना सकते, आप पर निर्भर है, तो हम लोग परपोषी हुए। हाँ, ना 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 ना, वेरी गुड। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा, आप लोग का सबका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर है, और मैं आप सबको विश करता हूँ कि आप लोग का सीटेट इस बार निकल जाएगा डेफिनेटली। तो ये एक्चुअली क्या कॉन्सेप्ट है, ये मैं समझा रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, ये ऐसा है कि खाना स्वयं बनाने से मतलब है कि इनऑर्गेनिक जो फूड मटेरियल्स हैं, ठीक है ना, प्रकाश प्रकाश हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड हुआ और जल की सहायता से, ठीक है, इनऑर्गेनिक जो फूड मटेरियल्स, उनसे ग्लूकोज का निर्माण करना, वही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा इस प्रकार जो खाना बनाना हो रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। और वो पेड़ पौधे कर पाते हैं, हम लोग नहीं करते। हमारी मम्मी जो है, अगर किचन में खाना बना रही है, तो वो क्या करती है, सिर्फ खाना तैयार करती है। शी प्रिपेयर्स फूड, नॉट मेकिंग द फूड। ठीक है, वो प्रिपेयर करती है, खाने लायक बनाती है, या तो पकाकर, या सलाद है तो काट करके। ठीक है, और वो जो सारे खाने में, कल पिछली क्लास में बोला था, आता कहां से, पेड़ पौधों से आता है। सारा खाना जो आप खाते हैं वो सारा आता है पेड़ पौधों से। ठीक है, तो इस वजह से जो खाना बना कौन रहा है, पेड़ पौधे बना रहे हैं, वही ऑटोट्रॉफ है, स्वपोषी है, और हम उस खाने को कंज्यूम कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या है, परपोषी है। अब परपोषण में दो कैटेगरी है, मृतोपजीवी जो मृत चीजों से भोजन प्राप्त करते हैं, और दूसरे होलोजोइक जो पूरे खाने को कंज्यूम करके खाते हैं। उनमें तीन कैटेगरी फिर से आएगा जो मैं बता चुका हूँ, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स, मतलब शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। ठीक है, अभी भी कुछ मांसाहारी अगर ग्रुप में बचे हुए हैं तो संभल जाइए, आप सब किस कैटेगरी में आते समझिए। अब हम लोग देखेंगे पादप और जंतु का विस्तृत वर्गीकरण। आज मेरे को बहुत कुछ पढ़ाना था, लेकिन मैं वर्गीकरण में अटक गया, फिजियोलॉजी तो आज पहुंच नहीं पाऊंगा। पादप एवं जंतु जगत का विस्तृत वर्गीकरण। पादप जगत को पांच, मैंने बताया जगत के नीचे क्या है, यहां देखिए प्रभाग, और एनिमल में संघ। तो पादप जगत को पांच प्रभाग में बांटा गया है, जो कि है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये सब विकास के क्रम में रेंज है। थैलोफाइटा सबसे कम विकसित है और एंजियोस्पर्म सबसे ज्यादा विकसित है। वैसे ही जंतुओं का वर्गीकरण है, जिसमें 11 फाइलम है। इस पे कितना लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दो तो छोड़ दिया इसने, दो छोटे छोटे फाइलम छोड़ दिए हैं, तो टोटल 11 फाइलम होते हैं। हिमांशु, जी मैम। आपका स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, मैं शेयर कर रहा हूँ। मैम अभी दिखा क्या? हाँ हाँ। ओके, तो पादप जगत में 5 प्रभाग हैं। मैं बता रहा था कि पादप का जो जगत है, हमने 5 जगत में बांटा। अब जो किंगडम प्लांटी था, उसको फिर से 5 छोटे ग्रुप में बांटा गया, उनके कैरेक्टर के हिसाब से, विकास के क्रम के हिसाब से। वह थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, थैलोफाइटा सबसे कम विकसित पादप है और एंजियोस्पर्म सबसे विकसित पादप है। ऐसे ही जंतुओं का वर्गीकरण किया गया 11 फाइलम में, जो कि पोरेफेरा, सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थस, सस्केलमिन्थस, सेरेनिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा। ठीक है, यहाँ पर टिनोफोरा नहीं दिया है और हेमिकोडेटा नहीं दिया है, छोड़ दीजिए उसको। ठीक है, उतना नाम याद करने की जरूरत नहीं है। मैं बायो का टीचर, इसलिए मुझे याद है। आप लोग के लिए इतना समझना नहीं है, लेकिन हाँ, सारे कैरेक्टर के एक एक एग्जाम्पल जरूर याद रखने हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो थैलोफाइटा थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूँ, बस थोड़ा थोड़ा से, ज्यादा नहीं, घबराइएगा नहीं। ठीक है, या नाम सुन के बस रख लो, आज नेक्स्ट क्लास में इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा वर्गीकरण को। ठीक है, और ये भी जंतु और पादप दोनों का वर्ग। आज के लिए फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, डाइजेशन में दिक्कत हो जाएगी आप लोग को इतना सारा पचा पाने में। तो हम लोग थोड़ा सा मास्टर कुंजी देख लेते हैं, फिर मैं लास्ट में क्विज के लिए कुछ क्वेश्चन प्रिपेयर किया हूँ, उसके भी आप लोग आंसर दे दीजिएगा। सेल के खोज करते हैं रॉबर्ट हुक। जीवित जो कोशिका उसका खोज किया था लिवेनहॉक ने। सेल थ्योरी दी थी स्लीडन एंड स्वान ने। नई जो सेल है, ठीक है, नई सेल का निर्माण वाला जो थ्योरी दिया था कि वो पूर्व कोशिका से ही जो पैदा होती है, उसको दिया था वर्चाव ने। पावर हाउस आपके कोशिका का कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोटीन फैक्ट्री क्या है, राइबोसोम। सुसाइडल बैग क्या है, लाइसोसोम। सबसे लंबी कोशिका कौन है,
न्यूरॉन, नर्व कोशिका या तंत्रिका कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका है ऑस्ट्रिच एक शुतुरमुर्ग का अंडा, जाइलम जल एवं खनिज का परिवहन ऊपर की ओर, फ्लोएम जो है भोजन का परिवहन करता है दोनों ओर, ब्लड जो है वो तरल संयोजी उत्तक है, ये मैं बता चुका हूं। वर्गीकरण के जनक है कैरोलस लिनियस, और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो द्विपद नामकरण पद्धति भी दिया था कैरोलस लिनियस ने, और 5 किंगडम वर्गीकरण जो है वो दिया था आर.एच. व्हिटेकर ने। ठीक है, तो ये था आज का बेसिक से क्लास। अब इसका मैंने क्वेश्चन प्रिपेयर किया था फिजियोलॉजी को भी लेकर के, तो वो वाला पोर्शन तो अभी हो नहीं पाएगा क्वेश्चन वाला, नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली। बीच में अगर किसी दिन कोई क्लास गैप हो पाती है या कोई छुट्टी का दिन रहा तो 4 से 5 मैं ट्राई करूंगा कि एक्स्ट्रा क्लास ले लूं, क्योंकि सब तो जुड़ेंगे नहीं, साइंस वाले बस जुड़ेंगे, तो हम लोग प्लान करेंगे कि कोई मैं क्लासेस बीच में अगर पॉसिबल हो तो ले पाऊं, क्योंकि आज मेरा प्लान था फिजियोलॉजी तक जाने का, लेकिन मैं नहीं जा पाया, मैं कितना जल्दी जल्दी पढ़ाया फिर भी, तो सॉरी उसके लिए। अब हम लोग देख लेते हैं, अगर कोई आप लोग को डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, कुछ टॉपिक समझ में नहीं आया हो, डाउट हो तो मैं फिर से बोलता हूँ कि एक तो आप यूट्यूब में जाकर दोबारा देख लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, और अभी भी कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, मैं हूँ 5-10 मिनट, तब तक मैं क्लियर कर दूंगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर मुझे PPLO का फुल फॉर्म बता रहे थे, थोड़ा उसी को बता दीजिए, रिपीट कर दीजिए, और वो क्या है? प्ल्यूरो हाँ, न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, लाइक लाइक ऑर्गेनिज्म, प्ल्यूरो लाइक ऑर्गेनिज्म। न्यूमोनिया के जैसा एक ऑर्गेनिज्म। जी, थैंक यू सर। वेलकम मैम। सर 5 जगत को फिर से बताएंगे क्या? 5 जगत को हेलो, ठीक, हाँ वो सर। पीडीएफ में दिया मैम, आपको भेज भी दूंगा, अभी ग्रुप में आ जाएगा, फिर भी लिख लीजिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। अब उसको हम लोग प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम नहीं बोलेंगे, क्योंकि पहले जब 2 जगत था तो सिर्फ उसको प्लांट और एनिमल बांटे थे, अब प्लांट और एनिमल से बहुत सारे निकल के आ गए हैं, तो उनका ऑफिशियल नेम अब किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया हो गया है। अच्छा, ठीक है सर। कोई फीडबैक